कि जो सब्यसाची वाला वीडियो था, जो चीज़ें हैं जो अवशेष बचे हुए हैं उनसे क्रिएटिविटी दिखा करके और उनसे कपड़े या ड्रेसेज बना करके और उससे कंटेंट क्रिएट करना और उससे एक तरीके से सब्यसाची जैसे डिजाइनर तक पहुंचना और रील का वायरल होना या जो कह लीजिए कि शेयर होना, तो वो जो इंस्पिरेशन आता है बच्चों को वो कैसे हेल्प करता है? जब भी सब्यसाची मुखर्जी ने हमारे रील को रिपोस्ट किया है उस समय हमारे पेज पे मात्र 3000 फॉलोअर थे। तो हम तो इस पैरामीटर पे हम सोच भी नहीं सकते थे कि कोई हमारी वीडियो को रीशेयर करेगा, कोई उसको लाइक करेगा। सो हम बस ये काम करते थे, हम अपनी ईमानदारी, अपनी सच्चाई और अपनी जुनून के साथ हम खुद लगे रहते थे और हम इन बच्चों को लगाए रहते थे। सो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि सब्यसाची मुखर्जी एक बहुत बड़े कलाकार हैं। उनके इंटरव्यू में मैंने एक बार सुना था, उन्होंने ये बोला था कि मुझे ये नहीं फर्क पड़ता कि मुझसे सामान कौन खरीद रहा है, मुझे ये फर्क पड़ता है कि मेरा ये सामान बना कौन रहा है। समाज सेवा करने के लिए आपके पास पैसा नहीं होना चाहिए, समाज सेवा करने के लिए आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। सो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन लोगों की आप बहुत भले हद तक, बहुत सारे लोग मुझे मिलते बोलते हैं अरे यार मुझे कुछ करना है बट मैं पहले कुछ कमा लूं। ऐसा नहीं है। आप बहुत सारी ऐसी चीजें, हम हर साल आरटीई के थ्रू हम बहुत सारे बच्चों का एडमिशन कराते हैं। तो मेरे यहाँ बहुत ऐसे बच्चे हैं जो लखनऊ के आज टॉप स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं आरटीई के थ्रू। इवन उनको गवर्नमेंट पैसा देती है उनका मेंटेनेंस कंप्लीट करने के लिए, उस स्कूल की मेंटेनेंस को कंप्लीट करने के लिए गवर्नमेंट पैसा देती है आपको। और बच्चे पढ़ रहे हैं, क्लास 12 पास कर रहे हैं बच्चे आरटीई के थ्रू। तो उन बच्चों की जिंदगियां नहीं बदल रही है, बिल्कुल बदल रही है, बट एक सूझबूझ आपको मालूम होना चाहिए, एक तरीका आपको मालूम होना चाहिए और आप एक प्रबुद्ध विचारधारा के हो और आपको इजीली मिल जाएंगे ऐसे स्लम, ऐसी बस्तियां, ऐसे लोग। आपका अपना गांव हो सकता है, आपका शहर का कोई एक टुकड़ा हो सकता है, एक शहर का कोई आपके यहाँ जो काम करने वाली आंटी आती वो हो सकती है, बेटा काम करने की जरूरत है। आज भी इन बस्तियों में पुराने कपड़े तो एक बहुत रिस्पेक्टेड फॉर्मेट है, मतलब पैड के दौरान, ये मतलब पीरियड्स के दौरान यूज करने का। बट ये लड़कियां राख यूज करती हैं, जो चूल्हे की राख होती है उसको यूज करती हैं। यहाँ पे लड़कियां सेफ नहीं है, सबसे बड़ी समस्या ये है। बिकॉज शाम होते ही हर कोई दारू पी लेता है, वो अपने आप को सेफ नहीं महसूस करती हैं लड़कियां। सो आप बाहर नहीं निकल सकते, आपके पास एक बहुत बड़ा बैरियर है। सो आपके पास बिगड़ने के लिए यहाँ पे 1000 साधन है, सुधरने का बस एक इनोवेटिव पाठशाला है। मतलब 100 स्क्वायर फीट में आप समझो 30 स्क्वायर फीट में लोग यहाँ पे रह रहे हैं, वो भी 7-7 8-8 लोगों का परिवार उसमें रह रहा है। सो इन बस्तियों की जो कंडीशन है, इसमें जो माहौल है, उसको देखना, उसको समझना, ये अपने में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सो उन बच्चों की मनोस्थिति को बदलना, उन बच्चों से ये निकलवाना कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं पेंटर बनना चाहता हूँ, एक बहुत लंबा समय लगता है। 2015 में मुझे प्रेसिडेंट अवार्ड मिला था लेट श्री प्रणब मुखर्जी जी के द्वारा। हमारे कार्य के प्रति जो हम लोग थिएटर वगैरह में थोड़े एक्टिव थे, अभी भी हैं, उसके लिए, हमारे सोशल वर्क के लिए। नमस्कार, मैं हूं सर्वेश सिंह और स्वागत है आपका द राइजिंग भारत पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड। आज का पॉडकास्ट काफी खास होने वाला है क्योंकि आज मैं आया हूं लखनऊ के राजाजीपुरम के भवानीगंज स्लम बस्ती में स्थित इनोवेशन फॉर चेंज की इनोवेटिव पाठशाला में। और आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हर्षित सिंह से, जो कि फाउंडर है इनोवेशन फॉर चेंज संस्था के। नमस्ते हर्षित। नमस्कार। कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। काफी अच्छा लगा मुझे क्योंकि इस तरीके की चीजों को मैंने इतना पास से कभी देखा नहीं था। फ्रैंकली स्पीकिंग सुना बहुत था कि बहुत सारे सोशल वर्कर होते हैं जो काम करते हैं, लेकिन जब एंट्री किया तो वो एक, क्योंकि आपने मुझे पहले ही बताया था कि आपकी जो स्कूल्स हैं, पाठशालाएं हैं, वो स्लम बस्ती में है क्योंकि आप स्लम के बच्चों के साथ उनके बीच में रह करके काम करना चाहते हैं। तो एक बार थोड़ा सा आप अपना बैकग्राउंड और कैसे इस कॉज से जुड़े उसके बारे में बताएं, फिर हम डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षित है और हम लोग एक संस्था चलाते हैं इनोवेशन फॉर चेंज।
और हम अभी करेंटली 400 बस्तियों के बच्चों के साथ काम करते हैं, स्लम के बच्चों के साथ काम करते हैं। मेरे हिसाब से स्लम वो जगह होती है जो कि एक बहुत छोटे से इलाके में बहुत घनत्व के साथ जहाँ पे लोग रहते हैं और जहाँ पे बहुत ज़्यादा कम फैसिलिटीज होती है, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट और कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो कोई स्लम से रिलेटेड चीज़ों को एक समस्या नहीं समझते हैं। हम वहाँ पे रह के उनके परिवार वालों के साथ, उनके बच्चों के साथ हम काम करते हैं, और हमारा मेन है एजुकेशन पे काम करना, उन बच्चों को शिक्षित करना, साथ ही साथ जो बच्चे डाइवर्टेड हैं उनको एक सही राह पे लेके आके अपनी जिंदगी में, उनकी जिंदगी में कुछ अच्छा कराना। सो हम लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं। एक मूवी का जो ये था अपना टाइम आएगा, तो मुझे लगता है कि वो मूवी ना बना करके आप रियल में वो बच्चों के लिए अपना टाइम आएगा वाले स्टोरी लिख रहे हैं। हाँ, कह सकते हैं, बट हमारी सबसे जो हम लोगों ने इतना लंबा कभी नहीं सोचा था। हम लोग जब इस बस्ती में आए थे तो जो बेसिक था हमारा, जो सबसे बेसिक जो था हमारा, सबसे बेसिक चीज बस ये थी कि ये बच्चे बिजी रहे। और दूसरा ये था हम लोगों की, मैं अपनी खुद की मैं बात बताऊं कि हम लोगों को इन बच्चों को के साथ काम करते हुए हम लोग भी बहुत कुछ सीख रहे थे। तो ये दो चीजें थी कि इन बच्चों को जो बच्चे डाइवर्टेड हैं उनको एक स्किल के साथ, उन बच्चों को एक सही राह के साथ कनेक्ट करना पहला। दूसरा ये था कि अपना टाइम को एक सही तरीके से यूटिलाइज करना, और ये सिलसिला चलता चला गया और बच्चे आज अपना टाइम खुद लेके आ रहे हैं और जिंदगी में अच्छा कर रहे हैं। नहीं, सही है। अगर आप एक बार इनोवेटिव पाठशाला के बारे में थोड़ा डिटेल में बताएं, क्योंकि जब हम बच्चों से बात कर रहे थे तो आपने बोला कि 6 डिपार्टमेंट है और उसमें अलग अलग एक्टिविटीज होती है, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। एक जो सबसे बड़ा जब हमने स्लम में काम करना शुरू किया था 2013 में, तो एक सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है कि आपको पर डे बच्चों से मिलना, बिकॉज बच्चे दुनिया भर की चीजों में इन्वॉल्व थे उस समय, कि कोई जुआ खेल रहा है, कोई ड्रग्स में इन्वॉल्व है, कोई दातुन बेच रहा है, कोई, तो हर दिन बच्चे को आपको मिलना है। तो हम लोग, ऑर्गेनाइजेशन का नाम इनोवेशन फॉर चेंज था। यहाँ पे लोगों को बोलने में बहुत समस्या होती थी बिकॉज ये इंग्लिश का शब्द था, और ऐसा हम लोग कभी रूट पे उतरे ही नहीं थे। तो वो पाठशाला करके लोगों ने बोलना शुरू करा। तो हम लोगों को पाठशाला था, बट हमारा वो जो इनोवेशन था वो कहीं ना कहीं इनोवेशन जो था वो इनोवेटिव बन गया। तो इस तरीके से एक इनोवेटिव पाठशाला हो गई। और हम लोगों का भी जो ध्येय था, शिक्षा से पहले हमारा स्किल की तरफ था, बिकॉज हमारे पास 12 साल का बच्चा आ रहा था, हमारे पास 13 साल का बच्चा आ रहा था, और वो बच्चा हमारे साथ मुश्किल से 2 साल 3 साल होता था, बिकॉज 16-17 की उम्र में लड़कियां आते आते उनकी शादी का उम्र हो जाती थी, और लड़कों के ऊपर भी कहीं ना कहीं ये प्रेशर होता था कि आपको कमाना है। तो पढ़ाई, शिक्षा को लेके चल पाना हम लोगों के लिए शुरुआत में इम्पॉसिबल था। तो कहीं ना कहीं हम स्किल की तरफ काम करना हम लोगों ने शुरू किया, कि अगर आप बच्चे को स्किल के तरफ आप कनेक्टेड करते हो और उनको स्किल के साथ आप उनको जोड़ते हो, तो मुझे लगता है कि वो बच्चे ज्यादा अच्छा करेंगे, और उनको उस स्किल के थ्रू शायद आपको भी मदद मिलेगी, उनको काम देने में, उनको अपने यहाँ एम्प्लॉय करने में। उनको, वो जो बच्चे दिहाड़ी मजदूरी करते हैं वो बच्चे शायद ठीक ठाक जगह पे जाके किसी बुटीक में काम कर सकते हैं, तो वो लिमिटेड समय में वो ज्यादा अच्छा करता है। और इस बस्ती की एक बात मैं और बताऊं, यहाँ पे परंपरागत तरीके से यहाँ पे झउआ बनाने का काम होता था। झउआ मतलब एक दलिया, जिसमें हम लोग आम वगैरह देते थे या बांटते थे। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि इन बच्चों को कलाकार हम लोगों ने बनाया है, हमने बस एक गाइडेंस दी है। कलाकार ये बच्चे खुद थे, जो इनके अंदर जो काबिलियत थी इनके खून में थी, इनके दादा परदादा यही काम करते हुए चले आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये कलाकारी, ये आर्टिस्टिक चीजें इन बच्चों के अंदर थी, ऑलरेडी थी। तो हमने तो बस उसको थोड़ा सा पॉलिश किया, उनको हम एक सही डायरेक्शन में लेके गए, और उनको कहीं ना कहीं हमने अपने साथ एंगेज करना शुरू किया। हमने तो बस इतना ही किया, और ये सिलसिला चलता चला गया, और ये इस तरीके से हमारी एक इनोवेटिव पाठशाला डेवलप हो गई। वो जो डिपार्टमेंट थे, अगर उनके बारे में थोड़ा सा बताएं, और उनके पीछे का जो आपका एक थॉट प्रोसेस है उसके बारे में। एक समय के बाद
बाद हमने ये रियलाइज करना शुरू कर दिया कि कहीं ना कहीं आप अपने बच्चे को हर एक चीज सिखा रहे हो, बट एक समय बाद उस बच्चे को कहीं ना कहीं आपको उसको स्पेशलाइज करना पड़ेगा, स्पेशलिटीज में आपको डालना पड़ेगा। तो इस वजह से, और जब काम आपका डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो वो ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होता है। तो इस चीज को ध्यान में रख के हम लोगों ने 6 डिपार्टमेंट बनाए। जैसे सोशल मीडिया डिपार्टमेंट है हमारा, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है हमारा डेकोरेशन डिपार्टमेंट है हमारा, परफॉर्मिंग आर्ट डिपार्टमेंट है हमारा, आर्ट एंड क्राफ्ट का डेकोरेशन डिपार्टमेंट है। तो इस तरीके से हमने 6 अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए, और उन्हीं 6 डिपार्टमेंट में हमने जो हमारे सीनियर बच्चे थे उन्हीं को हमने हेड बनाया कि आपको ये डिपार्टमेंट रन करना है, और आप इसके सीनियर हो, और आपको इन बच्चों को देखना है और इन बच्चों को आपको गाइड करना है। मतलब हमने एक कॉन्सेप्ट लेके चले कि सबसे बड़ा एनिमल होता है एलिफेंट, उसके बाद लॉयन होता है, उसके बाद डियर होता है, उसके बाद रैबिट होता है। तो जो लॉयन है, जो एलिफेंट है, वो रैबिट को सिखाएगा। तो एक समय के बाद, 1 साल बाद, जो रैबिट होता था वो डियर बन जाता था, जो डियर होता था वो लॉयन बन जाता था, जो लॉयन होता था वो एलिफेंट बन जाता था, और जो एलिफेंट होता था वो शिकार करने के लिए आगे चला जाता था। तो इस तरीके से हमने इस कॉन्सेप्ट को शुरू किया, डिपार्टमेंट वाइज हमने काम करना शुरू किया, जिससे बच्चों में एक मैनेजमेंट स्किल डेवलप होना शुरू हो गई, ऑर्गेनाइज होने लगे बच्चे, और कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर भी वो स्किल आना शुरू हो गई, जो कहीं ना कहीं आज हम एक कॉर्पोरेट में ढूंढते हैं। कहीं ना कहीं आज हम अगर एक मॉल में भी, अगर हमारे यहाँ का बच्चा डेटा एंट्री का काम करता है या मॉल में खड़े होकर सामान भी दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो भी हमसे एक्सपेक्ट करता है। तो वो सारी चीजें बच्चों के अंदर डेवलप होना शुरू हो गई, और उनको एक ग्रुप में कैसे बिहेव करना है, ग्रुप में कैसे बात करना है, अपने आप को ऑर्गेनाइज कैसे रखना है, क्योंकि यहाँ पे बस टीचर का प्रेशर नहीं था, यहाँ पे उस पूरे ग्रुप का प्रेशर होता था। तो वहां पे बच्चों ने ज्यादा कम समय में ज्यादा सीखना शुरू किया, और बड़े बच्चों को भी अंदर भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आई कि लीडर हमें बन के रहना है, एक लीडरशिप स्किल को डेवलप करना है। तो ये सारी क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए, प्लस हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम थे। मतलब हम हर एक स्पेशलाइज चीजों के लिए एक स्पेशलाइज टीचर नहीं ला सकते थे, बिकॉज हम एक सब्जेक्ट टीचर अफोर्ड कर सकते हैं, बट हम स्पेशलाइज टीचर्स हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो ये हमारे लिए ये कॉन्सेप्ट जो था, लर्निंग के साथ साथ हमारे लिए मॉनिटरी लेवल पे हमारे लिए एक बजटिंग भी था। तो कहीं ना कहीं हमने इसको डेवलप किया, और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट थे, बिकॉज जो नेक्स्ट ईयर जो बच्चा सुपर सीनियर बनने वाला है उसको ऑलरेडी मालूम है, तो उसके ऊपर भी प्रेशर होता है कि नहीं, मुझे इस साल इनसे सीखना है, बिकॉज नेक्स्ट ईयर तो हम ही को लीड करना है। सो कहीं ना कहीं उस बच्चे के अंदर वो सारी ट्रेनिंग, एक समय के बाद वो बच्चा अपने आप रिस्पॉन्सिबल हो जाता था, अपने आप उसको मालूम होता था कि हमें ही लीड करना है, तो हमें ये सीखना पड़ेगा। बिकॉज आज के समय में सबसे बड़ी, हमारे भारत में सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डरते हैं कि मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लूंगा, मेरे बड़े भैया है, मेरे पिताजी हैं, तो मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगा। सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इन इंडस्ट्रियों में भी यही होता है, तो पिताजी हैं तो हम क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो रियलाइजेशन है इन एक्टिविटीज से बच्चों ने सीखा, और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और बच्चे अच्छा कर रहे हैं। नहीं, काफी अच्छा बात करके भी लगा कि नहीं, वो जिम्मेदारी है और वो एक प्राइड भी है कहीं ना कहीं बोलने में कि नहीं, मैं इस डिपार्टमेंट का हेड हूँ, मैं ये चीजें देखता हूँ, ये मेरे टीम मेंबर है। सो इससे आप जुड़े कैसे? आपने बोला आपने 2013 में स्टार्ट किया था ये कोच, तो ये थॉट कहाँ से आया? क्योंकि सब लोग जो करना चाहते वो सोशल मीडिया पे किया, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन किया, सोशल मीडिया का जमाना है, पोस्ट डाला, यहाँ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, यहाँ गया, यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूट किया, बर्थडे पे किया, कभी एनिवर्सरी पे किया, कुछ स्पेशल ओकेजन पे किया, लेकिन एक तरीके से पूरा अपना फुल टाइम ऐसे कोच को देने के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली और कैसे आपने शुरुआत किया? सबसे बड़ी चीज ये है कि जब हम लोग 2013 में हमने ग्रेजुएशन करना शुरू किया, क्रिएटिविटी शुरू से आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, कुछ थिएटर वगैरह भी हम लोग जानते थे। तो जब ग्रेजुएशन में थे तो बहुत समय होता था, 2 घंटे की क्लास होती थी, और ग्रेजुएशन में मैक्सिमम ऐसे सब्जेक्ट थे जो आप इंटरमीडिएट में ऑलरेडी जो आपको मालूम होते थे टॉपिक, वही टॉपिक होते थे, घुमा फिरा के उसको थोड़ा सा लेंदी कर देते थे। तो हम लोगों के पास बहुत समय होता था, तो हम कुछ दोस्तों ने डिसाइड किया कि हम लोग शाम को 1-1.5 घंटा हम लोग इस तरीके से हम करेंगे। एक पार्ट ऑफ कैरिकुलम था वो,
और हम लोगों ने उसको करना शुरू किया। और वो एक कनेक्टिविटी थी इन बच्चों के साथ, इन बच्चों के अंदर सीखने के लिए एक लगन थी कि वो 2013 का सिलसिला 2025 तक आ गया। तो बस एक इतना छोटा सा था, ऑर्गेनाइजेशन बनाना, स्कूल बनाना, उसको चैनलाइज करना, ये डिपार्टमेंट बनाना, ये सब तो एक वक्त के बाद रिक्वायरमेंट के साथ, ये बिल्डिंग बनाना एक समय के बाद हुआ। हमने जब शुरुआत किया था, हमने पेड़ के नीचे से शुरुआत करी थी। पेड़ के नीचे हम लोग शाम को मिलते थे, कुछ बच्चों को हम पढ़ाते थे और कुछ बच्चों को हम सिखाते थे, कभी कभी हम कुछ बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। यही एक सिलसिला था। बट ये जो जब इस सिलसिले में वही है कि हाँ, जब कारवा बनता है, लोग जुड़ते हैं तो कारवा बनता है, जब कारवा बनता है तो सिलसिला बन जाता है। तो एक ये सिलसिला बन गया। फिर हम एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी में गए, फिर दूसरी से तीसरी कम्युनिटी में गए। तो बट एक चीज ये भी है, जैसे आपने ये मेंशन किया कि आप मतलब आप कहीं गए, आपने फोटो क्लिक करा ली। मैं फोटो क्लिक कराने को गलत नहीं मानता हूँ, बिल्कुल आप क्लिक कराओ और उससे सामने वाले को मोटिवेशन मिलता है। बट मेरा एक चीज ये कहना है कि आप कुछ ऐसा करो, आप कुछ ऐसा करो जिससे सामने वाले को भी बेनिफिट हो। आप अगर आज एक छोटा सा प्रोजेक्ट कर रहे हो, मतलब अगर मैं एक छोटा सा प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, मैं एक पार्ले जी बिस्किट किसी को दे रहा हूँ, उससे डेफिनेटली फायदा होगा। बट अगर आप, मैंने यही सोचा, अगर बहुत सारे मेरे दोस्त मिलते हैं, वो बोलते हैं कि इसको और बड़ा करो, इसको एक्सपेंड करो। आज तो मैं 13-14 साल हो गया, तो वो भी 400 बच्चों के साथ हो। मैं कह रहा हूँ मैं 400 को ही नहीं संभाल पा रहा हूँ। बिकॉज एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हम लोग लेते हैं तो हमें लगता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कम से कम नहीं तो 7 से 8 सालों की है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी। तब जाके वो बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो पाएगा, तब जाके वो बच्चा अपनी जिंदगी में कुछ कर पाएगा। मेरा ये मानना है कि अगर आप हमारे इस काम के दौरान अगर 10 बच्चे भी जीवन में कुछ कर लेते हैं और उनकी परिस्थितियां बदलती हैं, तो इससे खूबसूरत चीज कुछ हो ही नहीं सकती है। नहीं, सही बात है, और वो आप काफी सालों से करते आ रहे हैं। हर्षित, इतना इजी या डिफिकल्ट होता है इन बच्चों को मैनेज करना? और एक दिन कैसा होता है इनोवेटिव पाठशाला में जो आपका चलता है? किसी भी बच्चे के लिए एक दिन कैसा होता है? सुबह की शुरुआत कैसे होती है? दिन में क्या करते हैं? कब उनकी पढ़ाई होती है? कब उनके स्किल पे काम होता है? कैसे मैनेज करते हैं चीजों को? हम शुरू से इस स्कूल के कुछ नियम हैं, जो नियम जो बने हैं, ये हम लोगों ने बनाया नहीं है। हम जिस एनवायरनमेंट में है, उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हमने कुछ नियम बनाए हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन बस्तियों में माँ बाप दोनों काम करते हैं। सुबह 7:30 बजे 8 बजे वो चले गए और शाम के वो 6 बजे तक आते हैं। दिहाड़ी मजदूर होते हैं। दिहाड़ी मजदूरी का काम करना, रिक्शा चलाने का काम करना, मतलब बहुत छोटे छोटे काम जिसमें आपको एक लंबा समय, फैक्ट्रीज में काम करना, एक लंबा समय देने के बाद एक छोटा अमाउंट आपको मिलता है। बिकॉज वो ये किसी मानचित्र पे नहीं आता है। ये काम, इन कामों को आप काउंट नहीं कर सकते हो। मतलब किसी के घर में जाके काम करना वो एक स्टैंडर्ड होगा इन मोहल्लों में, जिन मोहल्लों में हम लोग बैठे होंगे आज काम मिल। हाँ, तो आप सुबह 7:30 बजे से लेके 6 बजे तक माँ बाप दोनों काम पे हैं, तो बच्चा पूरे दिन फ्री है। पूरे दिन बच्चा फ्री है। तो जब उनकी एब्सेंस में, अगर आप एक मोहल्ले की कंडीशन सोचो, जिस मोहल्ले में हम लोग बैठे हुए हैं, कि अगर उनकी एब्सेंस में जब माँ बाप नहीं है घर पे, कोई बड़ा नहीं है घर पे, तो उनकी एब्सेंस में उन बच्चों की मनोदशा क्या होगी, उन बच्चों की जो सोच होगी वो क्या होगी, उन बच्चों के पास करने के लिए कुछ नहीं, ना उनके पास फोन है, ना उनके पास टीवी है, ना उनके पास कोई सीनियर लोग हैं जिनसे, क्योंकि सीनियर तो कोई है ही नहीं ना। बच्चा 14 साल का नहीं हुआ, माँ बाप काम पे लेके चले गए। तो मोहल्ले में क्या रह गया? मोहल्ले में छोटे बच्चे रह गए। तो छोटे बच्चे का क्या एनवायरनमेंट है, उन छोटे बच्चों का क्या सर्कल है? बच्चा खेल लेगा। बच्चा खेलने के लिए भी कोई बहुत लग्जरी आइटम नहीं है आपके पास, ना बैट है, ना बल्ला है, ना आपके पास कुछ, क्या कर लेगा बच्चा? एक ये सबसे बड़ी समस्या थी। तो हमारा जो स्कूल चलता है वो सुबह 7:30 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक चलता है। सुबह 7:30 बजे हमारे यहाँ प्रेयर होती है, प्रार्थना होता है, हम गीता श्लोक कराते हैं बच्चों को, गीता के प्रति हम कनेक्ट करते हैं। कुछ ऐसे जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हो
चाहे वो जो किसी भी धर्म से आते हो, उनके जो नेक बातें हैं वो हम बच्चों के साथ कनेक्ट करते हैं। सुबह 8:30 बजे से लेके दोपहर में 12:30 बजे तक बच्चों की सब्जेक्टिव क्लासेस होती हैं, जिसमें हमारा पूरा फोकस होता है बच्चे की रीडिंग, राइटिंग और डिक्टेशन पे हम फोकस कर पाए और उनके ग्रामेटिकल एरर्स पे हम काम कर पाए। और मैथ और साइंस को हम हमेशा प्रैक्टिकली सिखाने की कोशिश करते हैं कि उनको प्रैक्टिकल वो चीजें समझ गए। तो ये 12:30 बजे तक हमारी क्लास होती है। 12:30 बजे से लेके 1:30 तक हमारे यहाँ लंच होता है, जहाँ पे हम साथ में मिलके खाना बनाते हैं और साथ में मिलके खाते हैं और साथ में मिलके हम वो सारी चीजों को मैनेज करते हैं। अरे वाह। तो एक हमारा ये है। उसके बाद 1:30 से लेके शाम 5 बजे तक हमारा सेंटर में पूरा वो डिपार्टमेंट चलते हैं, जो हर डिपार्टमेंट अपना एक क्रिएटिव काम करेगा, एक क्रिएटिव स्किल में इन्वॉल्व होगा और हर दिन उन हर डिपार्टमेंट के पास एक टास्क होता है। ये आपको आज ये वॉल पेंटिंग करनी है, आज आपको ये ड्रेसेस बनानी है, आज आपको ये मतलब यहाँ पे जाके ये काम करना है। तो हर एक दिन एक बच्चे के पास टास्क होता है। तो ये सारा टास्क ओरिएंटेड काम होता है, जिसमें हमारी कोशिश ये होती है कि हम इन बच्चों के द्वारा बनाई हुई चीजों को कहीं ना कहीं मार्केट में सेल कर पाए और इनको एक हम रिटर्न भी दे पाए, जिससे वो अपने घर पे भी कंट्रीब्यूट कर पाए। पहला। दूसरा, इन बच्चों को सीखने को मिले। तीसरा, इन बच्चों के अंदर वो स्किल आए कि आगे चल के, फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ बच्चा है मोहित, वो फोटोग्राफी करता है, तो क्लास 12 के पास उसके पास वो बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार है। अगर वो कहीं से भी लोन पे भी अगर वो कैमरा उठाता है और कैमरा लेके अगर वो फोटोग्राफी करना शुरू करता है, तो विद इन 6 मंथ, बिकॉज वो एक स्किल ट्रेंड इंसान है, विद इन 6 मंथ वो अपने EMIs कंप्लीट कर ले जाएगा। सही बात। तो हमारी कोशिश ये होती है, ये 3 क्राइटेरियाज को ध्यान में रख के हम बच्चों को ट्रेन करते हैं और ये सिलसिला ऐसे ही चलता चला आ रहा है और कहीं ना कहीं ये पूरा एक इकोसिस्टम है जो क्रिएटेड है। तो इस तरीके से हम बच्चों के साथ काम कर रहे हैं। नहीं, काफी बढ़िया है। सो जो आपने बोला कि अर्बन स्लम एक समस्या है या यहाँ के जो लोग हैं वो एक समस्या से ग्रसित है, जिस पर किसी का ध्यान जाता नहीं है, और क्योंकि आप यहीं पे बैठे हुए हैं, यहीं से काम करते हैं, तो क्या आप उन समस्याओं के बारे में थोड़ा खुलकर बात करेंगे? चाहे वो रहन सहन से लेकर के, चाहे पालन पोषण से लेकर के, चाहे खान पान से लेकर के, उसके बारे में आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है दोनों साइड से, चाहे वो बच्चे के साइड से हो चाहे गार्जियन के साइड से हो? कोई भी गार्जियन अपने बच्चे को इस तरीके से छोड़ करके नहीं जाना चाहता है। हर गार्जियन, हर माँ बाप अपने बच्चे को अच्छे तरीके से पालन पोषण करना चाहता है। तो आपका जो ऑब्जर्वेशन है अगर उसको बताए। देखिए, हम जिस कम्युनिटी में बैठे हैं यहाँ पे मैक्सिमम लोग अपने घर परिवार को छोड़ के यहाँ कमाने के लिए आते हैं। मैक्सिमम लोग ऐसे ही होते हैं। तो उनका मेन टारगेट ये होता है कि मैंने अपना घर छोड़ दिया, हमने अपना देश छोड़ दिया, तो हम ज्यादा से ज्यादा अच्छा कमा पाए, बिकॉज वो कहीं ना कहीं लोन लेके आए होते हैं। तो उनके पीछे तो उनके बच्चे को देखने वाला कोई नहीं है। अगर उनके बच्चे को कोई देखने वाला नहीं है तो कहीं ना कहीं वो बचपन जो है एक गलत संगति के कारण शायद वो जुए में या नशे में, चाहे वो इस तरीके से बच्चा बर्बाद हो जाता है। तो एक तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है इन बस्तियों में। दूसरा, एक 100 स्क्वायर फीट का एक मकान है, छोटा सा घर है, जिसमें लगभग 12 लोग रह रहे हैं। तो उसमें एक हमारे यहाँ की पढ़ने वाली लड़की भी है, उसके माँ बाप भी है, उसके भाई बहन भी हैं, उसके भाई की अब शादी हो गई है तो उनकी भाभी भी है, और तो एक 100 स्क्वायर फीट की जमीन में सब लोग रह रहे हैं। तो उस बच्ची का वो बच्ची मेरे ख्याल से उम्र से पहले बड़ी हो जा रही है। सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है। वो लड़का जो है वो उम्र से पहले बड़ा हो जा रहा है। दूसरा, इन कम्युनिटीज में अब खैर हमारे यहाँ नहीं है, बिकॉज हम लोगों ने बहुत सारे टॉयलेट यहाँ पे डेवलप करा लिए हैं, बट इन बस्तियों में सबसे बड़ी समस्या होती है एक टॉयलेट की। आप एक गांव में हो जहां पे आप खेतों में भी जाके आप शौच कर सकते हो, जो कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये सही है, बट आपके पास ऑप्शन है। आप एक शहर में हो, ठीक है, उस शहर में जहां पे हर जगह स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, वो लड़कियां शौच के लिए कहाँ जाए, वो कहाँ निकल के जाए, वो महिलाएं कहाँ जाए? पुरुष तो चलो 1 मिनट एक समय के बाद आपके लिए मैनेज कर लेगा, बट वो लोग कहाँ जाए? सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है। आपको मालूम है यार, छतों पे भी जो झुग्गी लगाते, एक 100 स्क्वायर फीट का छत है जिसके ऊपर 3 झुग्गियां लगी हुई हैं, और वो झुग्गियां भी किराए के लिए बिकी हुई हैं।
उनका भी किराया आ रहा है। मतलब 100 स्क्वायर फीट में आप समझो 30 स्क्वायर फीट में लोग यहाँ पे रह रहे हैं, वो भी 7-7 8-8 लोगों का परिवार उसमें रह रहा है। सो इन बस्तियों की जो कंडीशन है, इसमें जो माहौल है, उसको देखना, उसको समझना, ये अपने में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सो उन बच्चों की मनोस्थिति को बदलना, उन बच्चों से ये निकलवाना कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं पेंटर बनना चाहता हूँ, एक बहुत लंबा समय लगता है। वो आपको देना पड़ेगा। आप अगर एक दिन जाके आप बिस्किट बांट के, पेंसिल रबड़ बांट के, कटर बांट के आप ये नहीं साबित कर सकते हो कि नहीं आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। सही बात है। और दूसरी चीज, मैं एक चीज और ये बहुत दावे के साथ कहना चाहूंगा कि बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, आजकल एक कंटेंट की दुनिया है, हम भी उस कंटेंट की दुनिया में हैं, बट आजकल मैं देखता हूं एथिकली ये कितना सही है मुझे नहीं मालूम, बट आपका एथिक अगर अलाउ करता है, आप इन्हीं चीजों को दिखा के अपने अपने आप को आप ब्रांड कर रहे हो, अपने आप को आप क्रिएटर बोल रहे हो कि छोटी गलियां, छोटा मोहल्ला, छोटी चीजें, आप एग्जैक्टली इन लोगों के लिए क्या कर रहे हो? बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो आज ये काम कर रहे हैं एथिकली। इन बच्चों के, इन लोगों के मेंटली, इन लोगों को कितना क्या उसमें आपको सपोर्ट मिल रहा है, और आप कर सकते हो। आप उस वीडियोस के आप प्रोडक्शन कॉस्ट बोलते हो 2 लाख 3 लाख 4 लाख, उस प्रोडक्शन कॉस्ट से भी अगर आप वहां पे एक शौचालय बनाने का मात्र 20,000 रुपए लगता है। अगर आप इन बस्तियों में, मैं ये नहीं कह रहा हूं आप यहाँ आके करो, बट इन बस्तियों में अगर आप जाके ऐसे भी डेवलप करते हो तो कहीं ना कहीं उन लोगों को वो सपोर्ट मिलेगा, एक बहुत बड़ा हेल्प मिलेगा। एक बंद कमरे में, एक एसी रूम में वुमेन एम्पावरमेंट का एक झंडा लगा के, एक बड़ा बड़ा वुमेन एम्पावरमेंट लगा के अगर आप उस पर डिबेट कर रहे हो, उससे कुछ नहीं बदलने वाला है। इन बस्तियों में आके आपको ये समझना पड़ेगा कि आज भी इन बस्तियों में पुराने कपड़े तो एक बहुत रिस्ट्रिक्टेड फॉर्मेट है, मतलब पैड के दौरान, ये मतलब पीरियड्स के दौरान यूज करने का, बट ये लड़कियां राख यूज करती हैं, जो चूल्हे की राख होती है उसको यूज करती हैं। मैं इन बस्तियों की बात कर रहा हूँ जहां पे मुझे रियलाइज हुआ यहाँ पे 6 या 7 साल काम करने के बाद कि ये लड़कियां पैड की जगह राख यूज करती हैं, बिकॉज इनके पास एक्स्ट्रा कपड़े नहीं होते हैं कि वो कपड़ा यूज कर सके उस पे। सो ये इस समाज की, इन मोहल्लों की ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है जहां पे हमें ये समझना पड़ेगा। और इनोवेटिव पाठशाला चलाना तो मतलब एक बहुत छोटा कॉन्सेप्ट था, ये बहुत ज्यादा डीपर होता चला गया। आपको यहाँ पे लड़कियां सेफ नहीं है, सबसे बड़ी समस्या ये है, बिकॉज शाम होते ही हर कोई दारू पी लेता है, वो अपने आप को सेफ नहीं महसूस करती हैं लड़कियां। सो आप बाहर नहीं निकल सकते, आपके पास एक बहुत बड़ा बैरियर है। सो आपके पास बिगड़ने के लिए यहाँ पे 1000 साधन है, सुधरने का बस एक इनोवेटिव पाठशाला है। वो इनोवेटिव पाठशाला हर जगह नहीं है, सबसे बड़ा चैलेंज वो है। नई समस्याएं तो हैं, और जो आपने बोला वो मतलब ऐसा कभी मैंने तो नहीं सुना था जो आपने बोला कि नहीं लड़कियां पीरियड्स के दौरान राख यूज करती है क्योंकि घर में कपड़े ही नहीं है। तो ऐसे चैलेंजेस को वो एक दिन में आ करके या वीडियोज बना करके वो सॉल्व नहीं होगा, रेदर देन कि आप जैसे लोग आए, वो जुड़े, यहाँ पे रुके और उसको बना रहे हैं, और बाकी लोग जो हैं कम से कम आकर के वो सपोर्ट कर सके। तो ये तो है। दूसरा, जो आप लोगों ने अभी तक जो अचीव किया है अपने छोटे से या बहुत बड़ा ड्यूरेशन हो गया एक तरीके से देखा जाए, कि जो सब्यसाची वाला वीडियो था, कि जो चीजें हैं जो अवशेष बचे हुए हैं उनसे क्रिएटिविटी दिखा करके और उनसे कपड़े या ड्रेसेज बना करके और उससे कंटेंट क्रिएट करना और उससे एक तरीके से सब्यसाची जैसे डिजाइनर तक पहुंचना और रील का वायरल होना या जो कह लीजिए कि शेयर होना, तो वो जो इंस्पिरेशन आता है बच्चों को, वो कैसे हेल्प करता है? कंटेंट बनाना हमारे लिए कोई मतलब बहुत हमारे लिए कोई वो नहीं था। कंटेंट में तो हमने बच्चों को बस इसलिए डाला बिकॉज ये आज के समय की जरूरत है, और हमारे यहाँ सोशल मीडिया में बहुत सारे लड़के थे जिनको हमें बिजी रखना था। उनको लैंग्वेजेस आती हैं, वो एडोबी पे काम करते हैं, वो डविंची पे काम करते हैं, वो उनको बहुत सारे सी लैंग्वेज मालूम है कंप्यूटर में, और दुनिया भर की चीजें मालूम है। तो हमें लगा नहीं, हमें कंटेंट
क्रिएशन की तरफ भी जाना चाहिए। तो Okay. इस वजह से हमने इस काम को शुरू किया और हमने टास्क बेसिस देना शुरू किया कि जो हमारे मैनेजमेंट के बच्चे हैं वो ड्रेसेस बनाएंगे, जो हमारे यहाँ मतलब क्रिएटिव बच्चे हैं वो कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, जो हमारे डेकोरेशन वाले बच्चे हैं वो प्रोडक्शन का काम देखेंगे, आर्ट वाले बच्चे उन्होंने सेट डिजाइन करने का काम। तो ये एक टास्क था जिसको हम लोग एक बहुत ईमानदारी और सच्चाई के साथ करते रहे और हमारे बच्चे भी बहुत ईमानदारी और सच्चाई के साथ करते रहे। और हमारे पेज पे मात्र 3,000 फॉलोअर थे। अच्छा। जब भी सब्यसाची मुखर्जी ने हमारी रील को रिपोस्ट किया है उस समय हमारे पेज पे मात्र 3,000 फॉलोअर थे। तो हम तो इस पैरामीटर पे हम सोच भी नहीं सकते थे कि कोई हमारी वीडियो को रिशेयर करेगा, कोई उसको लाइक करेगा। सो हम बस ये काम करते थे, हम अपनी ईमानदारी, अपनी सच्चाई और अपनी जुनून के साथ हम खुद लगे रहते थे और हम इन बच्चों को लगाए रहते थे। सो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि सब्यसाची मुखर्जी एक बहुत बड़े कलाकार हैं। उनके इंटरव्यू में मैंने एक बार सुना था, उन्होंने ये बोला था कि मुझे ये नहीं फर्क पड़ता कि मुझसे सामान कौन खरीद रहा है, मुझे ये फर्क पड़ता है कि मेरा ये सामान बना कौन रहा है, मेरे लिए कलाकार ज्यादा मायने रखता है। तो मेरे लिए मतलब जब उन्होंने ये वीडियो को शेयर किया तो कहीं ना कहीं इन बच्चों के अंदर की प्रतिभा को उन्होंने देखा होगा, उन्होंने उस हार्डवर्क को देखा होगा, उन्होंने उस मेहनत को देखा होगा, तो शायद उन्होंने उसको शेयर किया। और उनका ये शेयर करना मैं आपको बताऊं हम लोगों को बहुत हिम्मत दे गया। वो माँ बाप, आपको मैं एक चीज में बताना चाहूंगा कि इन मोहल्लों में इन लड़कियों को सूट सलवार से टी शर्ट और लोअर में लाने में हमें 6 साल लग गए। हमने पर्सनली एक एक लोगों को काउंसिल किया तब जाके लड़कियां टी शर्ट में आ पाई। टी शर्ट में लाना हमारा फैशन नहीं था, टी शर्ट में लाना इन बच्चों के लिए एक आजादी थी। तो बहुत मेहनत के बाद तो जब सब्यसाची मुखर्जी ने ये चीज किया, आज हमारे लगभग 1 लाख फॉलोअर है, यूट्यूब पे भी हमारा अच्छा फॉलोअर फैन बेस है, लोग हमें फॉलो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम छुपे हुए थे, एक गर्त में इन बच्चों की जिंदगी थी। उस गर्त से एक रिपोस्ट ने आपको इतना बड़ा मोटिवेशन दे दिया। फाइनेंशियली बहुत सच कोई इतना हमें कोई चेंजेस नहीं आए, बट कहीं ना कहीं मतलब इन बच्चों को एक बहुत बड़ा मोटिवेशन जो और कि बस्तियों में रह के भी हम एक बड़े सपने देख सकते हैं, बस्तियों में रह के भी हम बड़ा सोच सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज जो मेरे बच्चों ने सीखी कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है। लगातार 6-7 सालों से बच्चे लगे हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं, अपनी चीजें कर रहे हैं। और मैं ये हमेशा बच्चों को समझाता था अगर आपके पकवान की महक अच्छी होगी तो आज नहीं तो कल लोग आप तक जरूर खींचे चले आएंगे। तो कहीं ना कहीं मेरे गुरु ने मुझे ये बात सिखाई थी और मैंने अपने बच्चों को ये पास ऑन किया। तो कहीं ना कहीं मुझे जो फील होता है कि ये जो पास ऑन हुआ, ये जो स्टेटमेंट का पास ऑन होता है कि जो पेशेंस वाली बात थी वो कहीं ना कहीं सच हो गई। और हम लोगों का भी एक इंटरेस्ट कहीं ना कहीं डेवलप हुआ कि नहीं यार आप ये कर रहे हो किस लिए कर रहे हो। सो कहीं ना कहीं आपको ये लगता है ना कि हाँ सामने वाले ने अप्रिशिएट किया, शायद हमें और अच्छा करना पड़ेगा। एक मोटिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज थी। नहीं, सही बात है, क्योंकि एक बड़े कलाकार को जिसके ड्रेस को आप कॉपी करो और वो उसको रियलाइज कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है और उसको एक तरीके से इंडोर्स कर रहा है, रिपोस्ट कर रहा है, इसका मतलब इंडोर्स कर रहा है। और किसी एक बड़े कलाकार का एक ऐसे टीम को वैलिडेशन देना बहुत बड़ी बात होती है। दूसरा, जो आपके दूसरे डिपार्टमेंट में भी जो हमारा कन्वर्सेशन हो रहा था तो आपने बोला कि आपके यहाँ से एक बच्चा निकला हुआ है जो क्रिकेट खेलता है, रणजी टीम में है, तो अगर उसके बारे में बताना चाहें। हमारे यहाँ के कई ऐसे बच्चे हैं, जैसे अमितेश का ही है, वो क्रिकेट में काफी अच्छा कर रहा है। एक हमारा और भी एक स्टूडेंट है, वो अभी एज अ बैंक पीओ वो काम कर रहा है। और भी तमाम ऐसी लड़कियां हैं जो दिल्ली वगैरह के इस समय फैशन हाउसेस वगैरह में, बुटीक्स में है, जो वहां पे काम कर रही हैं। उस अपने कमाए हुए पैसे से आज अपने माँ बाप का घर बनवा रही हैं वो लड़कियां। अरे वाह। तो कई ऐसे बच्चे हैं जो अपना कुछ ना कुछ कर रहे हैं, जीवन में अच्छा कर रहे हैं। कई ऐसे बच्चे हैं जिनको दिहाड़ी मजदूरी आज के दिन में, मैं दिहाड़ी मजदूरी को गलत नहीं बोलता हूँ, बट उन बच्चों ने अपने अंदर वो डेवलप किया है कि आज के दिन में वो एक रिस्पेक्टफुल तरीके
से एक काम कर रहे हैं जीवन में, वो कंप्यूटर ही सिखा रहे हैं लेकिन वो एक बहुत रिस्पेक्टफुल तरीके से काम कर रहे हैं, प्लस वो अपना ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, प्लस अब वो अपना पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं। मतलब अभी हमारे यहाँ की मोहल्ले की एक बच्ची थी, वो मतलब पूरे पूरे खानदान पूरे परिवार में वो पहली थी जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन। अरे वाह। सो वो बच्चे पढ़ भी रहे हैं, वो बच्चे पढ़ा भी रहे हैं, वो बच्चे कमा भी रहे हैं, तो ये सिलसिला लगातार चलता चला रहा है और कहीं ना कहीं वो अपने परिवार को भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब शिक्षा जो होती है ना, वो पास ऑन होती है। मतलब अगर वो बच्चे कहीं भी जाएंगे तो वो तो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे ना, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। यस, वो अपने परिवार जहाँ से वो निकल करके और आपसे जुड़े और उससे यहाँ तक पहुंचे हैं, तो बताइए सब उनका परिवार तो उनसे बेहतर जाएगा। तो आपका गरीब आप नहीं होते, आपकी सोच आपको गरीब बनाती है। सही बात है। तो आप मतलब मैंने तो रियलाइज किया है कि लोग यहाँ कमाने वाले लोग हैं 400-500 रुपए दिहाड़ी पर दिन का, बट शाम को वो 100 रुपए 200 रुपए अपने घरवाली को दे रहे हैं जिसमें 5-5 बच्चे हैं, तो परिवार कैसे संभाले? तो एक सोच क्या है, बिकॉज मैक्सिमम पैसा दारू में जा रहा है, मैक्सिमम पैसा अपनी अय्याशियों में जा रहा है। तो ये आपकी सोच इसके लिए जिम्मेदार है, गरीबी के लिए। और वो सोच तभी बदलेगी जब आप उनको शिक्षित कर पाओगे, जब उनको आप दिखा पाओगे कि दुनिया के दो पहलू हैं। अभी हमारे बच्चे बाई फ्लाइट बॉम्बे गए, बाहर निकले, वो बच्चे इतना एक्साइटमेंट डेवलप है बच्चों के अंदर कि हमें और करना है, हमें और निकलना है, जीवन में और बड़ा करना है। तो ये सारी चीजें भी बहुत मैटर करती हैं। सो जब आप वो सोच ही नहीं दिखा पाओगे बच्चों को, तो बच्चे शायद डेवलप भी नहीं कर पाएंगे। सही बात है। तो एक तरीके से वो सपनों को पंख देने का काम भी आप लोग कर रहे हैं इनोवेशन फॉर चेंज के जरिए। कितना इजी या डिफिकल्ट होता है अपने संस्थान से बच्चों को जोड़ना? क्योंकि जहां से आते हैं, जिस गार्जियन के यहाँ से ये बच्चे आते हैं, गार्जियन इतना जागरूक होता नहीं है, ना तो वो शिक्षित होता है ना जागरूक होता है। तो कैसे आप लोग कन्विंस करते हैं, या बच्चा एक बार आ जाता है तो गार्जियन को कैसे कन्विंस करते हैं कि वो रेगुलर बच्चों को भेजे? मतलब मैं अपने कैरियर में बताना चाहूंगा कि हम लोगों का 14 साल का कैरियर हो रहा है। ये पिक्चर की ही बातें है कि माँ बाप रोकते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए। मेरे लाइफ में आज तक एक ऐसा माँ बाप नहीं आया जिसने बच्चे को रोका हो कि नहीं आप हमारे बच्चों को ना पढ़ाइए। अच्छा। मेरे लाइफ में कोई ऐसा नहीं आया। बच्चे का इंटरेस्ट सबसे ज्यादा मैटर करता है। अगर बच्चा कुछ भी नहीं कर रहा है, जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया, बच्चा कुछ भी नहीं कर रहा है तो माँ बाप को लगता है अरे यार काम ही कर ले, बच्चा यहाँ रहेगा बिगड़ जाएगा। कोई माँ बाप नहीं चाहता है कि उसका बच्चा गलत रास्ते पे जाए, कोई माँ बाप नहीं चाहता है। उसका वो लाड़ प्यार जरूर करेगा, उसका लाड़ प्यार करने का तरीका अलग हो सकता है, पर कोई माँ बाप नहीं चाहेगा कि उसका, ये पिक्चरों में बस दिखाया जाता है। सो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप पहले दिन पाओगे कि आओ तो पढ़ो, तो वो बच्चा कभी नहीं आएगा। हम लोगों ने शुरुआत किया था तो हम लोगों ने क्रिकेट खेलने से शुरुआत करा था, बस हम शाम को मिलो, आओ बैठो देख। हाँ, आज भी हम कभी भी बच्चों, आज भी हम पढ़ाई के लिए हमारे इनोवेटिव पाठशाला में मार नहीं पड़ती है। तो खैर अब मारना गवर्नमेंट ने ही मना कर दिया, बट नहीं मारने की जरूरत ही नहीं होती है। बच्चा यहाँ पे आ रहा है, कम से कम बच्चा कुछ तो सीख रहा है ना। हमारे पास तो अभी पुरानी मोटर्स हैं, पुरानी मोटर से बच्चे कूलर बनाते हैं, पंखा बनाते हैं, उसको अलग अलग तरीके से जोड़ेंगे। अभी हमारे एक बच्चे ने स्कूटर बनाया था, तो कहीं ना कहीं ये सारी क्रिएटिविटी आपको सीखने को मिली तो रही है। आप कुछ नहीं कर रहे, आप यहाँ आके बैठे हुए हो, आप सेंटर में 4 लोग आ रहे हैं, वो 4 तरीके से चल के आ रहे हैं, 4 तरीके से बैठ रहे हैं, 4 तरीके से बातें कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं तो सेफ है ना, इन कंपेयर टू कि जहाँ पे तापमान 50-60 इस समय चल रहा है, उसमें तो कम से कम वो पंखे में है, वो धूप में नहीं है, सही संगत में है, गलत सही संगत में है। तो वही बात है कि जब इससे क्या होता है, एक आपका इकोसिस्टम बदलना शुरू होता है, कहीं ना कहीं एक डेवलप होना शुरू होता है। और जब आप कंटिन्यूअसली कोई काम करते रहोगे, रेगुलरली वो काम आप करते रहोगे, आप मेहनत करोगे। एक चीज मैंने इन बच्चों के साथ देखी, इन बच्चों की लर्निंग कैपेसिटी हमारे जो नॉर्मल बच्चे हैं उनसे ज्यादा होती है, बिकॉज ये इनका दिमाग बहुत ज्यादा एकाग्र होता है, इनका दिमाग बहुत ज्यादा डाइवर्टेड नहीं है। तो बिकॉज लिमिटेड परिवार के लोग, ना कोई टेलीविजन है, ना कोई फोन है, ना कोई डाइवर्जन है, आपके पास बहुत लिमिटेड चीजें हैं। तो उसमें इनके साथ आप इनको जिस तरीके से मोल्ड करना चाहोगे मोल्ड हो जाएंगे।
बस आप उनका विश्वास जीत लो। तो और एक समय के बाद वो बच्चे ऑटोमेटिकली अच्छा करना शुरू कर देते हैं। सही बात। तो आपको बहुत प्रेशराइज करने की जरूरत नहीं। हाँ, चैलेंज हमारे लिए बहुत होता है उनको काउंसिल करना, उनको सेंटर तक लेके आना, उनकी रेगुलरिटी को मेंटेन कराना। हर दिन हमें फॉलो अप करना पड़ता है, उनको हमें छोटे छोटे टास्क देने पड़ते हैं, उनको हमें उसका रिवॉर्ड देना होता है। रिवॉर्ड में जैसे हम तुम्हें पिज्जा खिलाने लेके जाएंगे, हम तुम्हें बाहर कहीं घुमाने के लिए लेके जाएंगे, हम तुम्हें अच्छे लोगों से मिलवाएंगे, हम तुम्हें अपने टीवी पे मूवी दिखाएंगे। तो ये छोटे छोटे रिवॉर्ड होते हैं जो बच्चे को आपको देख के उनसे बच्चों को कौन से आपको रेगुलरली बात करनी पड़ेगी, उनकी रिक्वायरमेंट को जानना होगा, उनकी सोच को जानना होगा, उनको क्या अच्छा लग रहा है, उनको क्या बुरा लग रहा है, ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी। तब जाके वो चीजें जो होती है रेगुलर मेंटेन हो पाती। और एक चीज और भी है, हम बच्चों को दोपहर का खाना देते हैं। तो खाना खाना देना मतलब आप ये समझ रहे हो कि जब आप बच्चे को दोपहर में खाना दे रहे हो तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में ये होता है कि हाँ मुझे खाना मिलेगा, अच्छा खाना मिलेगा। तो ये भी रीजन होता है कि बच्चा आपके पास कंटिन्यू करता है आना। और कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी एक पेरेंट्स माइंड से भी फ्री होना शुरू होता है कि अरे यार मेरे बच्चे ने खाना तो खा ही लिया होगा। बिकॉज जो खाना है ना, वो चाहे हमारे पेरेंट्स हो चाहे आपके पेरेंट्स हो, हम लोग इस एज में भी हैं तो उनका पहला होता है अरे उन्हें कुछ खाया, खाना खा लिया क्या, नाश्ता किया। हाँ। तो एक जो खाना जो चीज है एक सबसे बड़ी चीज होती है। तो एक खाना भी है जो हमें कहीं ना कहीं हर हद तक कनेक्ट करता है, क्योंकि इन मोहल्लों में माल न्यूट्रिशन की बहुत ज्यादा कमी है। इन मोहल्ले में बच्चों को खाने की सबसे ज्यादा कमी है। लड़कियां जो ग्रोइंग एज में होती हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अच्छा खाना खाएं। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिससे हमें लगता है कि ये इनोवेटिव पाठशाला अच्छा चल पा रहा है। और काउंसिल करना, रेगुलर फॉलो अप करना, बच्चे को जानना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक लौता यही रीजन है कि हम आज 400 से 4000 नहीं हो रहे, बिकॉज हमें लगता है कि वो हमारा पर्सनल टच जो होगा वो कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट हो जाएगा। सो ये जो 430 का दायरा है, क्या इसको बढ़ाने का है आपका कुछ? क्योंकि आपने बोला पिछले 6-7 साल से आप लोग 430 से रुके हुए हो, और उसका जो सबसे बड़ा रीजन है कि आप क्लोजली इनके साथ वो काउंट बढ़ा करके नंबर को गिनाना आपका काम नहीं है, इनकी जिंदगी को सच में संवारने का काम करना है। तो इसमें कहीं पे आपको लगता है कि आप आगे कुछ और बड़ा करेंगे, कुछ स्केल करेंगे? क्योंकि आप बता रहे थे कि आप एक तरीके से दूसरा कैंपस बनाने का सोच रहे हैं, वहां पे कुछ मदद भी देख रहे हैं, तो कैसे है उसमें क्या? सबसे बड़ा चीज ये है भैया कि हम लोग इन 6-7 सालों में बहुत ज्यादा हम इन चीजों में इन्वॉल्व हो गए। बिकॉज बच्चे जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, हमारे रिसोर्सेज भी उस हिसाब से, बच्चे उतने ही हैं बट बच्चों के रिसोर्सेज बढ़ते चले जा रहे हैं। तो बस कई ऐसे बच्चे जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स ले रहे हैं तो उनको हम बाहर भेज रहे हैं, उनकी हम फीस भी पे कर रहे हैं। कई ऐसे बच्चे हैं जो जिनके लिए रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारे यहाँ मैक्सिमम बच्चों को अच्छे सॉफ्टवेयर पे काम करना आता है तो हमें लैपटॉप बढ़ाने पड़े। तो रिसोर्सेज हमें लगता है कि हम वो सारी जो भी रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट कर पाए। तो हमें लगता है कि भीड़ बनाने से अच्छा ये हो कि अगर हमारे पास पहले रिसोर्सेज हो, हम 400 से हम 4 लाख जाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो क्वालिटी ना दबे, वो क्वालिटी में प्रॉब्लम ना हो। हमारा सबसे मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि वो क्वालिटी, अगर हमें आप जैसे लोगों का साथ मिलेगा, आप लोग हमारे साथ कनेक्ट करते हो, डेफिनेटली हम 400 से 4 लाख हम जाना चाहते हैं। बट उसके लिए भी कहीं ना कहीं एक हमारे पास एक पैरामीटर है, उस पैरामीटर को कहीं ना कहीं अगर हम क्रैक कर पाते हैं तभी हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने पहले शुरू किया था 2013 में, हम 50 पे ही थे, 50 से हम 100 आए, 100 से हम 250 आए, 250 से हम 400 आए। तो वो पैरामीटर्स कहीं ना कहीं फिल इन होने लगा था, कंप्लीट होने लगा था। तो हमें लगा नहीं, हमें 1 से 2 सेंटर, 2 से 3 सेंटर, 3 से 4 सेंटर हमें करना चाहिए। हमने वो किया। एक समय के बाद 4 सेंटर पे आके भी हम फिर 3 सेंटर पे आए। तो ये भी हुआ, बिकॉज आप दिखावे के लिए काम नहीं करो, आप वही काम करो जिससे आपके प्रेजेंस की, आपकी वजह से उस बच्चे की जिंदगी में 0.01% का भी फर्क आ रहा हो, तब तो वो काम बेनिफिशियल है। आप बस दिखावे के लिए आप 50 सेंटर ओपन कर लो और आप वहां पे कभी पहुंच भी ना पाओ। तो पहुंच भी ना पाओ एक अलग बात है, बट आपकी वो उन बच्चों को भी आपकी प्रेजेंस से कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। सही बात है। तो आगे
क्या विजन है आपका और विशाल का एज अ टीम इनोवेशन फॉर चेंज के लिए? सबसे बड़ा विजन हमारा आज के दिन में ये है कि हम बच्चों को एक मतलब हम बच्चों के लिए एक होम बना पाए, जहाँ पे बच्चे एक हॉस्टल फैसिलिटी हम इन बच्चों को दे पाए। अभी हम बच्चों के साथ रह नहीं पा रहे हैं, तो और ना इन बच्चों को हम अपने साथ रख पा रहे हैं, और रहना इन बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। बिकॉज हमें बहुत दूर दूर से लोग हमें कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, वो काफी नीडी लोग हैं, और वो बस इसलिए हम उनको यहाँ नहीं रख पा रहे बिकॉज हमारे पास कोई रखने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो सबसे बड़ा तो हमारा यही है कि हम इन बच्चों के लिए हॉस्टल डेवलप कर पाए। दूसरा, हम एक मोहान रोड है, वहां पे हमारे पास एक प्लेस है जहाँ पे हम इन बच्चों के लिए एक सही मायने में एक इनोवेटिव पाठशाला बनाना चाहते हैं, जिसका थोड़ा सा एक बड़ा क्राइटेरिया हो, जहाँ पे हम ज्यादा बच्चों को एक साथ हम इन्वॉल्व कर पाए इन कामों में। तो ये दो काम है जो सबसे बड़ा है। दूसरा, जो सिलसिला है वो सिलसिला चलना चाहिए, वो बदलाव है वो बदलाव चलना चाहिए। तो जो हमारे पास एक्स स्टूडेंट हैं उनको सही जगह पे प्लेस करना, उनको सही कॉलेजेस में एडमिशन दिलाना, ये सब भी है चीजें जो चलता चला आ रहा है। सो बेसिक यही है कि ये जो सोच और जो परिवर्तन की जो लहर शुरू हुई है वो ऐसे ही बढ़ती चली जाए, और जो इनोवेशन का जो वो एक इनोवेटिव बना वो हर तक पहुंचे, हर किसी तक हम लोग जा पाए, और चाहे वो सबसे भारत का आखिरी बच्चा वहां तक हम लोग जाएं और इन बच्चों को कुछ दे पाए जीवन में। नहीं, काफी अच्छा प्रयास है आप लोगों का। और आप लोगों को एज ए टीम मोटिवेट क्या करता है डेली सेम काम को करने का? सबसे बड़ा मोटिवेशन मैं बताऊं कि मेरे साथ 2013 में जो बच्चा कनेक्ट था, अब 2025 में भी वो मेरे साथ कनेक्ट है। 2013 में वो बच्चा जब आया था तो वो 4 साल का था, उसको मैंने गोद में खिलाया है, और आज 2025 है, वो बच्चा हमारे साथ खड़ा है। मतलब अभी मेरे यहाँ मतलब एक ऋतिक नाम का बच्चा है, वो कभी मेरी स्कूटी पे बैठता था। मतलब हम लोग अभी पिछले दिनों की फोटोग्राफ देख रहे थे, तो वो बच्चा मेरी स्कूटी पे बैठा हुआ है, स्कूटी सेम है। अब वो बच्चा आज स्कूटी चला रहा है, वो 18 साल का हो गया है, वो कहीं काम कर रहा है, वो स्कूटी चला रहा है, मैं उसके पीछे बैठा हुआ हूँ। तो हम लोगों ने ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन जिया है, हम लोगों ने ये पूरी जिंदगी जी है। मतलब हम हजारों के साथ काम नहीं कर रहे हैं, हम लिमिटेड के साथ काम कर रहे हैं। तो आप वो सोचो ना कि आपको रिस्पेक्ट मिल रही है, आपको इज्जत मिल रही है, आपको विश्वास मिल रहा है, आप वो सब कुछ अर्न कर पा रहे हो। ठीक है, मतलब आप वो लग्जरी शायद आप ना खरीद पाओ, बट आप वो सारी चीजें एंजॉय कर पा रहे हो जो ऑब्वियसली जिसके लिए आप जीवन जीना चाहते हो। आप किस लिए जीवन जीना चाहते हो? जीवन जीने का यही तो सबसे बड़ा वो होता है ना कि आप किसी के काम आ पाओ, तो ये आपको हेल्प कर पाए। तो ये सारी चीजें आपको बहुत मोटिवेट करती है कि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है आपके लिए, बहुत ये मेंटल टेंशन भी होता है। सही बात है। ये अगर रात में किसी कोई बीमार हो गया तो आप सबसे पहले होगे जिसके पास आपको कॉल आएगी। अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया तो आप पहले होगे जिसके पास कॉल आएगी। कोई अगर परेशान है तो आपसे सबसे पहले वो आके मिलेगा। तो एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, बट ठीक है, आज के दिन में ये इतना लंबा समय जीना इन बच्चों के साथ, अपनी ग्रेजुएशन हमने की, अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया, अपना रिसर्च वर्क भी हम लोगों ने किया, तो ये सारी चीजें इनके साथ जीना, अपने काम को भी कर रहे हैं। मतलब आज बाय प्रोफेशन हम लोग एक्टिविटीज डिजाइन करते हैं स्कूलों के लिए, हम उनके लिए काम कर रहे हैं, हम उनको अलग अलग तरीके से उन बच्चों के साथ हम डील कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों को करते हुए, इस काम को करते हुए, अगर इस चीज में हम लोगों ने वो रिस्पेक्ट कमाई है, तो हमें लगता है ऊपर वाले हर एक, हम लोग तो बस एक माध्यम है। तो ऊपर वाले ने अगर उस माध्यम बनाया है हम लोगों को, तो हम लोग ये कर रहे हैं। मतलब लोगों के सहयोग से ही ये काम हम लोग कर रहे हैं, आप लोगों के सपोर्ट से ही ये काम कर रहे हैं हम लोग। बट हम लोग एक वो माध्यम है, हम लोग वो चैनल है जो हम ये काम को कर पा रहे हैं। तो शायद यही चीजें जो हमें मोटिवेट कर रही है कंटिन्यूअसली करने के लिए। आपको प्रेसिडेंट के द्वारा अवार्ड भी दिया गया है, अगर उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। और विशाल को भी कुछ गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्ट करके, जो आपने बोला था कि उनको फोटोग्राफी का शौक है, और उनको यूनिसेफ के द्वारा भी सम्मानित किया गया है, तो उसके बारे में अगर बताएं। 2015 में मुझे प्रेसिडेंट अवार्ड मिला था लेट श्री प्रणब मुखर्जी जी के द्वारा।
हमारे कार्य के प्रति जो हम लोग थिएटर वगैरह में थोड़े एक्टिव थे, अभी भी हैं। उसके लिए हमारे सोशल वर्क के लिए विशाल जो है जो उसको 2013 में भारत में एक नेशनल फोटोग्राफी में विशाल की थर्ड रैंक आई थी 2016 में। और एक नेशनल फोटोग्राफी कंपटीशन होता है, उसमें 2019 में भी विशाल की सेकंड रैंक आई थी। सो ये दो नेशनल अवार्ड विशाल के पास है फोटोग्राफी में, मेरे पास भी इसका नेशनल अवार्ड है। तो ये सारी चीजें हैं, बाकी तमाम गतिविधियां हैं। तो हम लोग गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं अपने सब्जेक्ट्स में। तो ये चीजें हैं जो कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करता है कि आपको कुछ अच्छा करना है। और ये जो जर्नी है, इस जर्नी में वक्त से पहले हम लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया। वक्त से पहले हम लोगों ने मतलब हम लोगों को बहुत सारी मैच्योरिटी, हम लोगों को लगता है हम ये हमारा अपना सोच हो सकता है, हम लोगों की लाइफ को एक सही डायरेक्शन में जीने का एक तरीका मिला। हमारी सोच को पूरी तरीके से बदलाव मिला। तो हमें लगता है इन इन लोगों के बीच में आके अभी जो आज का समाज है, आज का समाज ब्रांड के पीछे पागल है, आज का समाज गाड़ियों के पीछे पागल है, आज का समाज आईफोन्स के पीछे पागल है। तो उन रेस में शायद हम नहीं भाग रहे हैं, हम उन लोगों से अपने आप को अलग पा रहे हैं। लोगों के लिए हम मजाक का पात्र हो सकते हैं, वो मुझे नहीं मालूम, बट इन रेस में हम अपने आप को नहीं पाके हम बहुत खुश हैं। सो एक समय के बाद शायद वो लोग रियलाइज कर पाएंगे, हमें वो वक्त से पहले रियलाइज हो गया। सो हम कहीं ना कहीं हम उस सुकून में हैं जिस सुकून की वो तलाश कर रहे हैं। हर दिन फाइंडिंग सुकून करके सबके स्टेटस हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये क्या है, आप उस रेस में भाग रहे हो जिस रेस का कोई एंड ही नहीं है। सही बात है। सो लाइफ में वो चीजें हम लोगों ने बहुत पहले ही हमें समझ में आ गई, तो हमें लगता है इस काम में आने की वजह से। और अभी भारत सरकार ने भी बहुत, जो भी हमारे जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, चाहे वो बीटेक हो, चाहे वो एमबीए हो, चाहे कोई भी कोर्स क्यों ना हो, हर एक स्टूडेंट को एनजीओज में जाके इंटर्नशिप करने के लिए बोला जा रहा है। और कहीं ना कहीं वो सोशियो साइको स्किल को अपने अंदर डेवलप करने की बात बोली जा रही है। तो हमें लगता है कि शायद ऊपर वाला यही चाहता था कि हम वो वक्त से पहले सीख लें। जहाँ पे लोगों को सरकार या वो लोग खुद से पहुंचना चाहते हैं, वहां पे आप पहले से विराजमान। हाँ, मतलब कहीं ना कहीं वो लगता है कि नहीं, वो सोच जो इन हमारे आज के एम्प्लॉयज में आनी चाहिए, कॉर्पोरेट को लगता है, तभी तो वो भेज रहा है। कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने लोगों को, एचआरस जो है हमारे यहाँ के एक्टिविटीज के लिए बोल रहा है, हमारे यहाँ भेज रहा है उन लोगों को। तो कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि उन चीजों को कहीं ना कहीं लोग अब कनेक्ट करना शुरू कर रहे हैं, या इकट्ठा कर रहे हैं, अपने अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं। सो बिकॉज अगर उस ग्लोबलाइजेशन के उस दौर में अगर उस हम फैशन की तरफ ही भागते चले जाएंगे, तो जो मानचित्र पे जो कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आपने बस एक गुलदस्ता बना दिया है, जिसको आपने एक पपेट्री बना दिया है, जिनके लिए बस आपको लिए बस व्यूज है, तो वो लोगों को भी तो उन लोगों को भी कहीं ना कहीं उस समाज के मूल धार से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। सो यही है। और ये लोगों के अंदर भी जान होती है। इन लोगों के बहुत सारे ऐसे लोग थे, खैर हम लोगों ने अब उनका आधार कार्ड भी बना दिया, इन लोगों का राशन कार्ड भी बनवा दिया, बट कोशिश होनी चाहिए आपकी। कोशिश, हर चीज आप गवर्नमेंट के ऊपर नहीं डाल सकते हो कि सरकार ये नहीं कर। सरकार ने बहुत सारे स्कीम और बहुत सारी चीजें दे रखी है। आप एक प्रबुद्ध लोग हो, अगर अपने दिन का, अपने संडे का 2 घंटा 3 घंटा इन लोगों के साथ आप जाके बैठो, तो आप इनके लिए आप अस्पताल के कार्ड्स बनवा सकते हो, इनके लिए आप राशन कार्ड बनवा सकते हो, इनके लिए आप आधार कार्ड बना सकते हो, इनको सुकन्या जैसी योजनाओं के थ्रू आप बेनिफिट दिला सकते हो, आवास जो प्रधानमंत्री आवास योजना उनके थ्रू आप बेनिफिट दिला सकते हो। वो कहीं भी हो सकते हैं लोग, बस आपकी कुछ नॉलेज होनी चाहिए, उनका कुछ इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, और वो आपको भी कहीं ना कहीं उस डिप्रेशन, एंजाइटी और इन चीजों से दूर रखेगा।
सो आपको समाज में निकलना पड़ेगा। आपके पास समाज सेवा करने के लिए आपके पास पैसा नहीं होना चाहिए, समाज सेवा करने के लिए आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। सो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन लोगों की आप बहुत भले हद तक, बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, बोलते हैं अरे यार मुझे कुछ करना है बट मैं पहले कुछ कमा लूं। ऐसा नहीं है। आप बहुत सारी ऐसी चीजें, हम हर साल आरटीई के थ्रू हम बहुत सारे बच्चों का एडमिशन कराते हैं। मेरे यहाँ बहुत ऐसे बच्चे हैं जो लखनऊ के आज टॉप स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं आरटीई के थ्रू। इवन उनको गवर्नमेंट पैसा देती है उनका मेंटेनेंस कंप्लीट करने के लिए, उस स्कूल की मेंटेनेंस को कंप्लीट करने के लिए गवर्नमेंट पैसा देती है आपको। और बच्चे पढ़ रहे हैं, क्लास 12 पास कर रहे हैं बच्चे आरटीई के थ्रू। तो उन बच्चों की जिंदगियां नहीं बदल रही है, बिल्कुल बदल रही है, बट एक सूझबूझ आपको मालूम होना चाहिए, एक तरीका आपको मालूम होना चाहिए, और आप एक प्रबुद्ध विचारधारा के हो और आपको इजीली मिल जाएंगे ऐसे स्लम, ऐसी बस्तियां, ऐसे लोग। आपका अपना गांव हो सकता है, आपका शहर का कोई टुकड़ा हो सकता है, एक शहर का कोई आपके यहाँ जो काम करने वाली आंटी आती वो हो सकती है। बेटा काम करने की जरूरत है। सही बात है। और जो आपने बोला कि पैसा होना और मैं इतना कर लूंगा तब ये करूंगा, उससे ज्यादा जरूरी है नियत होना। और वो अगर नियत है तो आप अपने संडे का बस 2 घंटे भी दे करके आप बहुत सारे लोगों की जिंदगी में एक पॉजिटिव चेंज जरूर ला सकते हैं। सो आपका एक मैसेज, क्योंकि कन्वर्सेशन काफी डिटेल रहा, तो एक मैसेज द राइजिंग भारत ऑडियंस के लिए। द राइजिंग भारत जो यूट्यूब चैनल है, इसका मेन मोटिव यही है बच्चों को और गार्जियंस को सही समय पे सही जानकारी देना, जिससे कि वो अपने जीवन में, अपने करियर में, अपने शिक्षा दीक्षा में एक व्यापक बदलाव ला सके। तो अगर उनके लिए आपका एक कोई मैसेज हो। तो सबसे बड़ा मैसेज हमारा यही है कि इन लोगों के अंदर भी जान है। मतलब आपको शायद बहुत देर में समझ में आएगा, पर इन लोगों के पास भी हाथ पैर है, इन लोगों के अंदर भी जान है, इन लोगों के अंदर भी वो सोच है, वो लोगों के अंदर भी वो विचारधारा है जो हमारे और आपके पास है। इन लोगों के पास बस एक ही चीज नहीं है, वो है पैसा, रिसोर्सेज। और आपके पास कुछ ज्यादा है, इनके पास नहीं है। तो आप इसको लेके अगर आप अपने आप को बड़ा समझ रहे हो और इनको छोटा समझ रहे हो तो ये आपका अहंकार है। सबसे बड़ी चीज ये है। और जो अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं और अगर आप ये किसी के साथ शेयर कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे साथ शेयर करो, आप अगर आप एक किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आप कमा रहे हो तो आपका कोई ना कोई ऐसा रिश्तेदार जरूर होगा जिसकी बेटी की शादी होनी होगी और उसके पास वो रिसोर्सेज नहीं होगा कि वो उस तरीके से शादी कर पाए, तो आप उनकी जरूर मदद करने की सोचना। आप मंदिर में जाके थोड़ा कम जरूर चढ़ा देना, तो मैं धर्म के खिलाफ नहीं हूँ। आप कहीं जाके कहीं पार्टी कम कर लेना, अपनी शादी में आप थोड़ा कम पैसे खर्च कर लेना, अपने फैशन, अपने लिए आप एक कोई लग्जरी कार ना लेके आप एक नॉर्मल कार ले लेना, लेकिन इन लोगों की आप जरूर मदद करना। इससे बड़ा आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। पहला, आपकी समाज में वो प्रतिष्ठा बढ़ेगी, 110% बढ़ेगी अगर आप अपने मन और अपनी इच्छा और अपने अनुशासन के साथ करोगे। मे बी वो आपकी वैल्यू को ना समझे, पर एक समय के बाद वो चीजें आपको रिटर्न मिलेगी जरूर। दूसरा, अगर आप किसी के साथ अच्छा करते हो तो आपके साथ अच्छा जरूर होगा। आपके अंदर जो ख्वाहिश होगी वो कंप्लीट होएगी 110%। मतलब जो, क्योंकि हम लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है। सो द राइजिंग भारत जो ये पॉडकास्ट है, मैं उसको बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आप ऐसी कहानियों को आगे लेके आ रहे हो। और कहीं ना कहीं अगर मुझे लगता है कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से अगर कोई एक इंसान भी, मैं किसी और की मदद करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, अगर आप लास्ट वीडियो तक आ गए हो तो मैं यही बोलना चाहूंगा, कोई अगर आपको एक नीडी दिखाई पड़े, आपका रिश्तेदार हो सकता है, आपका नातेदार हो सकता है, आपका अपना छोटा भाई हो सकता है, आप बहुत अच्छा कमा रहे हो, आपको छोटा भाई उस लेवल पे नहीं कर पा रहा है, तो आप उसकी मदद कर सकते हो। तो जरूर आप मदद करो, और मदद करके कभी उससे कुछ सोचो नहीं कि अरे यार मदद कर दिया उसका तो वो एहसान नहीं मान रहे, फिर आप अपने आप को बर्बाद कर रहे हो। मदद करो, आपका इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी पर्सनालिटी ग्रोथ होगी, आपके अंदर वो हिम्मत आएगी कि अगर आप आज 1 लाख कमा रहे हो तो आप कोशिश करना शुरू कर दोगे कि मुझे 2 लाख कमाना है, बिकॉज मुझे 1 लाख से लोगों की मदद करना है। और ये आपकी प्रोफाइल को बहुत बड़ा ग्रोथ देगा। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच। आपने काफी समय दिया और काफी अच्छे से बात किया। हम आपको और आपके सभी बच्चों को शुभकामनाएं देते हैं। आपके बच्चे आगे बढ़े, दिन दूना रात चौगुना तरक्की करे और आपको खुशियां अपरंपार मिले। थैंक यू सो मच। थैंक यू।